हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ द टॉपिक इज मोशन ऑफ टू बॉडीज connected by a string. The tension in a light inextensible string. A string, the length of any portion of which remains constant, is called inextensible string or inelastic string. If further its weight can be neglected in comparison to other forces, it is then called light inextensible string. The tension in the string remains the same throughout its length when it is straight or passing over the smooth or frictionless pulley or pad. This is very important thing. Tension in the string remains the same throughout its length whether it is straight or passing over the smooth or frictionless pulley or pad. But when two strings are tied together, the tension in the two strings will be different. Okay, next आता है two masses m1 and m2, m1 greater than m2, are suspended by a light inextensible and flexible string which passes over a smooth fixed and light pulley. To find the motion of the system, the tension in the string and pressure on the pulley. आप देखोगे क्या गिवन है, टू मासेस m1 एंड m2, ये एक पुली गिवन है आपको। ये यहाँ हमें एक स्ट्रिंग है इस टाइप से हैंग की हुई है। तो क्या है, मास m1 एंड m2, एक साइड हमने मास m1 हैंग किया, दूसरी साइड मास m2। m1 m2 से ज़्यादा है, मीन्स ये जो मास ज़्यादा होगा तो जो स्ट्रिंग है हमारी नीचे की तरफ आएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी, जो मास ज़्यादा होगा m1। अब आप देखेंगे कि वेट क्या होगा, वेट क्या होता है mg, मास कितना है m1, तो m1 इंटू जी इधर वेट हो जाएगा, इधर हो जाएगा m2 इंटू जी। तो आप देख रहे हैं फिगर में m1 इंटू जी एंड दिस इज़ m2 इंटू जी। और स्ट्रिंग है मूव करेगी इधर से डाउनवर्ड और इस साइड से अपवर्ड, जो मास ज़्यादा होगा उधर ही वो नीचे जाएंगी। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे हमने कोई मास, कोई लोड लगा रखा है m1g या m2g। तो स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन क्रिएट होगा, तो ये टेंशन ये नीचे की तरफ जा रहा है तो टेंशन यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, तो दिस इज़ द टेंशन T। तो आप देखोगे दोनों साइड इधर m1g है हमारे पास, तो टेंशन T ऊपर क्रिएट होगा। ऐसे ही यहाँ m2g है तो इधर टेंशन T क्रिएट होगा। एक स्ट्रिंग, तो ये सेम ही स्ट्रिंग चल रही है, तो इस पुली के ऊपर ये बंधी हुई है, तो क्या होगा, टेंशन दोनों साइड सेम क्रिएट होगा। तो हमने दो स्ट्रिंग नहीं ली हुई, यहाँ स्ट्रिंग एक ही ली हुई है, इसको एक फ्रिक्शनलेस पुली है इस पर रखा हुआ है, तो दोनों साइड टेंशन T सेम होगा, ये ध्यान रखेंगे हम। जैसे हमारे पास रिएक्शन होती थी, जैसे वेट m है तो वेट कितना हो गया mg, अगर मास m है तो वेट हो गया mg, तो वर्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन R होती थी। इसी तरह यहाँ R की जगह T वर्क कर रहा है, सेम वैसे ही चलेगा जैसे हमने पीछे आर्टिकल में किया था। एक तो हमारे पास जो ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास उस अकॉर्डिंग रिएक्शन R वर्क करता था। हमारे पास इक्वेशन होती थी, मान लेते ये प्लेन अपवर्ड एक्सेलरेशन F से मूव कर रहा है, तो ये रिएक्शन R है। वैसे अगर रेस्ट पे होता है टेबल तो R इक्वल्स टू mg होता है, R इक्वल्स टू mg होता है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये प्लेन विद एक्सेलरेशन F, तो हमारे पास R माइनस mg इक्वल्स टू mf होता है, मीन्स R ज़्यादा हो जाता है mg से, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है mf। और तीसरा टर्म है कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन F मूव कर रहा है, उस केस में mg माइनस R होती है हमारे पास इक्वेशन, तो mg माइनस R इक्वल्स टू mf होती है, तो mg R से ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, यहाँ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसी तरह से इक्वेशंस हमारी लगेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये कंप्लीट जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, इधर इस साइड x लेंथ है, इधर y है, तो टोटल x प्लस वाई लेंथ कितनी है, इक्वल टू L है। डिफ्रेंशिएट किया इसको dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, L कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो आ गया,
तो ये राइट साइड में चला गया, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी टी। अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब आप देखोगे x जो है वो डिस्टेंस है, तो डी एक्स बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। और आप जानते हैं एक बार ओ डेरिवेटिव किया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर मीन्स एक टाइप से चेंज इन वेलोसिटी हो गई ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो दिस विल बी एक्सेलरेशन। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी इन दिस साइड इज इक्वल टू वेलोसिटी माइनस ऑफ वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी। तो बट डी एक्स बाई डी टी आर वेलोसिटीज एंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर डी वाई बाई डी टी स्क्वेयर आर acceleration of masses m1 and m2 respectively at time t. Thus velocities and acceleration of masses m1 and m2 at any time t are equal and opposite. velocity आप देख रहे हैं m1 साइड पे dx by dt है, यहाँ ये दोनों equal हैं but opposite, क्योंकि नेगेटिव साइन है। equal and opposite it means ये क्या शो करता है कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। माइनस साइन है ना, मीन्स अगर एक नीचे जा रही है ये पुली तो इधर ये ऊपर जा रहा है। आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट इज इफ m1 मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन f and m2 moves with the same acceleration f in upward direction. Now let T be the tension in the string. Since the pulley is smooth and the string is light and inextensible, the tension will remain the same throughout the on both sides. Now forces acting on masses m1 are, एक तो हमारे पास वेट mg है m1 इंटू जी और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन t है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है, आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस टाइम जो ये रिएक्शन जो t है वो कम होगा। मीन्स इक्वेशन क्या होगी, जैसे हमारे पास r वर्क कर रहा था, r की जगह यहाँ t आता है, तो आपकी इक्वेशन हो गई m1g माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना m1 इंटू f एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और सेकंड क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वही वैसे इक्वेशन लगेगी कि टेंशन t ज़्यादा होगा तो t माइनस m2g इक्वल्स टू m2f। दोनों थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे, ऐड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है, विच इज़ f इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसको याद रखेंगे। आप देखोगे इसमें ये सिंपल है वेरी, क्या किया हमने, एक लेंथ l स्ट्रिंग ली है और एक साइड x डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक साइड y, x प्लस वाई इक्वल्स टू l लेके इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, ये वेलोसिटीज़ आ जाती है, ये एक्सेलरेशंस आ जाती हैं। इसके बाद हमने ये जो दो इक्वेशंस लगाई हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक डाउनवर्ड की और एक अपवर्ड की इक्वेशन आ जाती है, वो आपने पीछे भी पढ़ी है। डाउनवर्ड के केस में जो टेंशन t कम होगा तो इसलिए m1g माइनस टी आएगा। अपवर्ड डायरेक्शन के केस में जो टेंशन t या फिर रिएक्शन कह सकते हैं ये ज़्यादा होती है तो t माइनस m2g लेंगे। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है दोनों को यूज़ करते हुए। दिस इज़ एक्सेलरेशन f, इसको आप याद रखोगे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 m2 से ज़्यादा है तो m1 पहले आएगा माइनस m2। नेक्स्ट आता है टेंशन t, हमें फाइंड आउट करना था, दो इक्वेशंस थी हमारे पास, f ये थर्ड एंड 4 नंबर इक्वेशन थी, f हम निकाल चुके, f को आप किसी एक में पुट करोगे थर्ड में या फोर्थ में तो t आ जाएगा। तो t की वैल्यू सॉल्व करके आती है हमारे पास 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आप इसको याद रखोगे। नाउ प्रेशर ऑन द पुली, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t, ये आ जाता है। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑन द पुली इज़ ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द वेट्स। सम ऑफ द वेट, वेट कितना है, एक तो m1g है, दूसरा वेट था m2g, दोनों को ऐड किया हमारे पास ये आ जाएगा। प्रेशर ऑन द पुली इज़ ऑलवेज लेस देन, प्रेशर कितना है 2t, यानी कि दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू आप रखोगे यहाँ, सॉल्व किया तो ये आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि होल स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो यानी कि दिस कंप्लीट क्वांटिटी
m1 प्लस m2g माइनस 2t, दिस क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है यानी कि दिस ग्रेटर देन 2t। नेक्स्ट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट विच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू वेट्स। टेंशन इन द स्ट्रिंग, मान लेते हैं कि टी को हमने mg ले लिया, कैपिटल M, तो हम दिखाएंगे दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ टू वेट्स। तो हार्मोनिक मीन कैसे होता है, एक हमारे पास m1g वेट है, दूसरा वेट है m2g, दोनों का हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालते हैं, 1/m1g 1/m2g शुड बी इक्वल टू 2/mg। तो यहाँ इसको सॉल्व किया, टी टेंशन टी इक्वल्स टू mg लेट कर किया हमने। तो अब आप देखोगे टी की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया तो आप देखोगे ये रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट है मोशन ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक आएगा केस स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। दो आर्टिकल है हमारे पास, एक आएगा रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें हमारे पास रफ प्लेन में फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा, स्मूथ प्लेन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। m2 is placed on the smooth horizontal table. The string passes over a light pulley at the edge of the table. m1 is hanging freely. Find the motion, the tension in the string and pressure on the pulley. ऐसे ही लेंगे। इसमें गिवन क्या है हमारे पास कि एक टेबल है, पीछे तो क्या था आर्टिकल में एक पुली थी, इस पर इस टाइप से हमने हैंग कर दिया था। अब क्या है, एक टेबल है, एक मास तो हमारे पास m2 यहाँ रखा हुआ है और एक स्ट्रिंग है उससे इस टाइप से बांधा हुआ है हमने, यहाँ पुली लगा रखी है, तो इसके ऊपर इस टाइप से हमारे पास लोड कनेक्ट है। तो अगर मास m2 है तो वेट क्या हो गया m2g, एक लोड यहाँ लगा रखा है हमने, इसका मास m1 है तो वेट डाउनवर्ड होगा, तो दिस इज़ m1 इंटू जी। ओके, अब ये इस टाइप से है हमारे पास, टेबल के ऊपर रखा है, तो हमारा सिस्टम ये मूव कैसे करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे ही मूव करेगा। तो ये हमारे पास सिस्टम इधर गया तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन f से मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1 इंटू एफ एक्स फोर्स से नीचे मूव कर रहा है, m1 इंटू एफ से। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमेशा आपको पता है टेंशन क्रिएट होता है, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हुआ, तो दिस इज़ टेंशन टी, और इसी तरह यहाँ क्रिएट होगा टेंशन, तो दिस इज़ टेंशन टी। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड वेट है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आर हमें मिलती है, स्ट्रिंग है उसमें टेंशन मिलेगी हमें। अब स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल, वैसे ही करेंगे। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये लेंथ जो है स्ट्रिंग की y है, टोटल लेंथ हमारे पास l है, जैसे पीछे किया है x प्लस वाई इक्वल्स टू एल। फिर हमने क्या किया, डेरिवेटिव, यहाँ से ये इक्वेशन आ जाती है, फिर डबल डेरिवेटिव किया, मीन्स ये वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्सेलरेशंस को, यानी m1 और m2 मास है, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो दूसरा है एक्सेलरेशन, दोनों के एक्सेलरेशन भी सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ माइनस आ जाता है। ओके, velocity and acceleration of mass m1 downward are same as those of mass m2 towards the edge. Let f be the common acceleration. मान लेते हैं कॉमन एक्सेलरेशन सिस्टम है जो हमारा पूरा एक्सेलरेशन f से मूव कर रहा है इधर, तो ये भी इधर f एक्सेलरेशन से जाएगा, मूव करेगा, सिस्टम तो एक ही कनेक्ट है ये। तो आप देखोगे, आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करता है तो रिएक्शन फोर्स कम होता है, तो जैसे कि m1, ये इधर देखते हैं हम, m1g टेंशन t क्रिएट हो रहा है इक्वल टू mf m1f, m1g माइनस t इक्वल टू m1f। तो ये इक्वेशन बन जाए इक्वेशन नंबर 1, m1g माइनस t इक्वल टू m1f। सेकेंड, इधर ये वाला सिस्टम हम देखें, स्मूथ टेबल है, स्मूथ में इधर
अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नहीं, तो ओनली हमारे पास टेंशन T है। और सिस्टम मूव कर रहा है M2F फोर्स से, तो T और M2F दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, F आ जाता है, फिर सॉल्व करके T आ जाता है, F को इनमें पुट किया। तो ये वैल्यूज़ दोनों आप याद रखोगे फॉर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। नाउ प्रेशर ऑन द पुली इज √T² प्लस T², यानी √2T। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आता है मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हमारा सिस्टम इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे हम वॉक भी करते हैं तो हमारे फिट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ वर्क करता है, तभी हम आगे मूव कर पाते हैं। तो मीन्स यही होगा, अगर टेबल पे हमारे पास कोई मास रखा है M2 या M, तो अगर सिस्टम हमारा इधर मूव कर रहा है, रफ टेबल है ये, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट करेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स F से डिनोट कर रहे होगा किसके बराबर, μr। R क्या होती है, ये रिएक्शन फोर्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg है, तो अपोजिट डायरेक्शन में R हमारे पास रिएक्शन होती है। ओके, तो when one body slides on some other rough body, then a force of friction comes into play and obeys the following laws. The force of friction is a retarding force and acts in the direction opposite to the direction of motion. If F is the limiting friction, R be the normal reaction at the point of contact, then mu equals to F by R, या फिर F equals to mu R. Mu is the coefficient of friction. If mu equals to tangent lambda, lambda is the angle of friction. Now the article is सेम जैसे अभी आर्टिकल हमने लास्ट आर्टिकल किया है। एक टेबल है, इस पे मास m रखा हुआ है। अब डिफरेंस क्या आ गया, हमारे पास जो टेबल है वो रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वर्क करेगा। वैसे ही सेम वर्क है कि यहाँ एक स्ट्रिंग है, इस तरह पुली पे यहाँ की हुई है, तो यहाँ हमारे पास इसका वेट है, मास m2 है, तो वेट हो गया m2g। यहाँ हो जाएगा ये m1 इंटू जी। तो आपको पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन T क्रिएट होगी, ऐसे यहाँ टेंशन T क्रिएट होगी। अब डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन R तो ये होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में म्यू R, दिस इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, ये और ऐड हो जाएगा हमारे पास। अब आप स्टार्ट करेंगे, इक्वेशंस किस टाइप से लगेंगी, तो ये हमारा सिस्टम है, मूव वैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इधर मूव करेगा विद एक्सेलरेशन F। तो हमारे पास इक्वेशंस एक तो इधर m1g सिस्टम के लिए बनेगी और एक m2g सिस्टम के लिए बनेगी, और ये दोनों ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट होती ही हैं, तो r इक्वल्स टू m2g। और सेकंड जो ये इक्वेशन m1g के लिए आप देख रहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड में m1g माइनस टी होता है इक्वल टू m1f। डाउनवर्ड में t की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए m1g माइनस टी होगा। नाउ थर्ड इक्वेशन इज़, यहाँ से देखते हैं हम, इधर सिस्टम मूव कर रहा है, तो मीन्स हमारे पास दो फोर्स है ना, एक तो इधर t से खींच रहा है और इधर पीछे जा रहा है म्यू r से, और सिस्टम कंप्लीट है, इधर मूव कर रहा है, तो यानी कि इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो t माइनस म्यू r, तभी तो हमारा सिस्टम इधर मूव कर पाया कि फोर्स इधर वाला ज़्यादा था। तो t माइनस म्यू r इक्वल्स टू m2f। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड आ जाती है, तो इसको सॉल्व किया दोनों को, तो f आ जाता है। नाउ f की वैल्यू इनमें पुट की दोनों में से किसी में, तो t आ जाती है वैल्यू। तो नाउ प्रेशर ऑन द पुली इज √2T। नेक्स्ट आता है एटवुड्स मशीन। इसमें हम क्या करेंगे, ये किस लिए यूज़ होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है जो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे आपको पता है ऐसा ही सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की। हम इस मशीन की हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या कि एक हमने जैसे ये पुली लिया हुआ है,
इस पे इस एक हमने स्ट्रिंग ली, यहाँ मास हमने m लिया, इधर भी मास m, दोनों साइड हमने मास m लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ एक प्लेट ले ली, इस टाइप से कोई स्टैंड लिया, उससे नीचे हमने एक रिंग ली, कोई मीन्स कोई यहाँ ऑब्जेक्ट लिया। अब क्या किया हमने, दोनों साइड आप देख रहे हैं सेम मास है, सेम मास है तो सिस्टम बैलेंस है, मूव नहीं करेगा। अगर हम इधर मास ज़्यादा ले लेते हैं, m में कुछ ऐड कर दिया, स्मॉल मास m, तो क्या होगा, सिस्टम नीचे की तरफ इधर मूव कर जाएगा, ये ऊपर की तरफ, इधर मास ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि अभी तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है जो ये P नाम से है, इस पे रेस्ट पे है, जैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म को हटा देंगे, यहाँ वेट ज़्यादा हो गया तो एकदम से ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये पॉइंट P है, इधर पॉइंट Q, P से Q तक जैसे ही पहुँचेगा, जैसे ही रिंग से टकराएगा, तभी ये जो एडिशनल मास हमने m लिया है, स्मॉल m, ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो वापस से दोनों साइड वेट सेम हो गया, वापस से दोनों साइड वेट सेम हो गया तो बैलेंस हो गया सिस्टम। तो जैसे नीचे तक आया था यहाँ तक, यहाँ से वेट रिमूव कर दिया, वापस ऊपर जाएगा फिर। ओके, हम यही चीज़ देखेंगे इसमें कैसे करेंगे हम। आप देखोगे पहले दोनों साइड मास सेम है m, और फिर हमने स्मॉल एडिशनल मास स्मॉल m ऐड किया है तो सारा सिस्टम ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। P से Q तक डिस्टेंस कवर जैसे ही करेगा तो हमें स्मॉल मास m रिमूव कर देंगे। आपको पता है अभी जो पीछे किया है हमने फर्स्ट आर्टिकल, उसमें हमने क्या किया है, एक साइड मास m1 था और दूसरी साइड मास m2 है, तो जो सिस्टम है ये मूव करता है तो एक्सेलरेशन f की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक साइड तो मास है m प्लस m और दूसरी साइड मास है m, तो एक m1 हो जाएगा, एक m2 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन f आ जाएगा, f ये आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन f m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये अप्लाई किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये एटवुड्स मशीन है, ये जो प्लेटफॉर्म P पे रेस्ट पे था, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2fs, ये हमने पढ़ा हुआ है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, f इज़ एक्सेलरेशन, s इज़ डिस्टेंस। अब आप देखोगे इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा सिस्टम है P से Q तक मूव किया है, तो P से Q तक डिस्टेंस कितना हो गया, PQ। ओके, और इनिशियली जब प्लेटफॉर्म P पे था तो रेस्ट पे था सिस्टम, रेस्ट पे यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2fs, v स्क्वायर इक्वल टू 2fs, s डिस्टेंस कितना है PQ, और f की वैल्यू हमारे पास ऊपर है ही, इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ओके, यहाँ तक हो जाता है। व्हेन द मास m प्लस m पासिस थ्रू द रिंग द राइडर इज गॉट रिमूव ऑटोमेटिकली। राइडर किसको हम कह रहे हैं, स्मॉल मास m जो ऐड की है उसको हम कह रहे हैं राइडर इज गॉट रिमूव्ड ऑटोमेटिकली एंड द मासेस ऑन बोथ साइड्स आर अगेन इक्वल एंड द सिस्टम मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v। वापस से दोनों मास इक्वल हो जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ ये पॉइंट P था, पॉइंट Q तक यहाँ गया और फिर दोनों मास सेम हो गए। पहले हमारे पास यहाँ से सिस्टम मूव करते हुए यहाँ तक आया था, वापस दोनों मास सेम कर दिए थे, यहाँ कैपिटल M प्लस M था मास हमारे पास, तो ये वापस हटा दिया, सेम इक्वल हो गए, तो यहाँ तक सिस्टम पहुँच गया था, ये सेम होने से वापस ऊपर जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पॉइंट Q पर वेलोसिटी थी, जो अभी हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2fs यूज़ किया, इसमें आप देख रहे हैं दिस इज़ इनिशियल एंड दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v कहाँ है, ये पॉइंट Q पर है ना वेलोसिटी, ये कितना है डिस्टेंस कवर किया है PQ। ओके, तो पॉइंट Q पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, और अब आप
हम देखते हैं वापस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो हम पढ़ते हैं हमेशा। तो मान लेते हैं अब जो ये वेलोसिटी v हो गई पॉइंट q पर, तो वापस अब मान लिया टाइम t के अंदर डिस्टेंस x कवर कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू वी टी। तो ये इक्वेशन हमने अप्लाई की, v की वैल्यू हमें पता है, तो ये सब वैल्यूज़ रख दी। तो यहाँ से अगर हम इस डाटा से इससे इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।